रानी लक्ष्मीबाई, ये नाम सुनते ही जहन में एक तस्वीर उभरती है ना? 1857 के विद्रोह का वो चेहरा, जिनकी कहानी आज भी, इतने सालों बाद भी, हम सबको प्रेरित करती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक रानी इतिहास की सबसे दिलेर, सबसे निडर योद्धाओं में से एक बन गई। देखिए, इतिहास उन्हें कुछ इस तरह याद करता है। एक योद्धा रानी, हाथ में तलवार, पीठ पर अपने बेटे को बांधे हुए और अन्याय के खिलाफ डट कर खड़ी। मतलब ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये वो छवि है जो बहादुरी का, हिम्मत का दूसरा नाम बन गई है। पर यह कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं है, ये एक बदलाव की भी कहानी है। तो सवाल यही है, वो क्या हालात थे? ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक रानी को, जिसे महलों में राज करना था, उसे जंग के मैदान में उतरना पड़ा? तो चलिए, इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। रानी और योद्धा बनने से बहुत पहले देखते हैं कि उनका बचपन कैसा था। उनका असली नाम, मतलब जन्म का नाम, मणिकर्णिका तांबे था। घर में सब प्यार से उन्हें मनु बुलाते थे और उनकी परवरिश उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल अलग थी। सोचिए, जहां लड़कियों को घर के काम सिखाए जाते थे, वहीं मनु घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी सीख रही थी। और तो और, वो पली बड़ी भी किनके साथ? भविष्य के बड़े विद्रोही नेताओं नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बचपन से ही उन्होंने समाज के बनाए नियमों को चुनौती दी। तो ये था बचपन। अब देखते हैं कि कैसे मनु का सफर एक रानी बनने की तरफ बढ़ा। एक ऐसा शाही सफर जिसमें खुशियों के साथ साथ बहुत बड़े दुख भी शामिल थे। साल था 1842, जब उनकी शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई और वो बन गई रानी लक्ष्मीबाई। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1851 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद ही उसकी दुखद मौत हो गई। इस सदमे से वो उभरी भी नहीं थी कि 1853 में महाराजा भी चल बसे। अब सोचिए, एक के बाद एक इतने बड़े झटके, और झांसी की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। साथ में थी उनके गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव की परवरिश। और बस यहीं से उनके असली संघर्ष की कहानी शुरू होती है। वजह थी अंग्रेजों की एक खास पॉलिसी, एक ऐसी नीति जो उनके और झांसी के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। इस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये थी क्या चीज? देखिए, इसका नियम बहुत सीधा और बहुत खतरनाक था। अगर किसी राजा का अपना, मतलब सगा बेटा नहीं है, तो उसके मरने के बाद उसका राजपाट सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत का हो जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वारिस माना ही नहीं जाएगा। तो जाहिर है, ये लक्ष्मीबाई और उनके बेटे दामोदर राव के हक पर एक सीधा हमला था। और हुआ भी वही जिसका डर था। अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रानी को 60,000 रुपए की सालाना पेंशन का ऑफर दिया और हुक्म सुना दिया कि वो झांसी का किला और महल दोनों खाली कर दें। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक रानी का अपमान था, एक माँ के साथ अन्याय था। और यहीं से टकराव की जमीन तैयार हो गई। इसी अन्याय और अपमान के जवाब में रानी लक्ष्मीबाई ने वो ऐतिहासिक शब्द कहे जो आज भी गूंजते हैं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की एक दहाड़ थी। अब बात करते हैं उस जंग की, जिसने रानी लक्ष्मीबाई को हमेशा के लिए अमर कर दिया, झांसी की घेराबंदी। पर एक दिलचस्प बात यह है कि कई इतिहासकार उन्हें एक रिलक्टेंट हीरोइन मानते हैं। मतलब वो लड़ना नहीं चाहती थीं, उन्होंने हथियार सिर्फ तब उठाए जब अपनी झांसी को बचाने का और कोई रास्ता नहीं बचा था। जब अंग्रेजी फौज झांसी की तरफ बढ़ी, तो रानी ने अपनी सेना और लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में, अगर हम जीते तो जीत का फल भोगेंगे, और अगर युद्ध में मारे गए तो हमें गौरव और मोक्ष मिलेगा। उनके इन शब्दों से साफ पता चलता है कि ये लड़ाई उनके लिए सिर्फ झांसी की नहीं थी, बल्कि आज़ादी और धर्म की लड़ाई थी। और फिर लड़ाई शुरू हुई। अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने चेतावनी दी कि या तो सरेंडर कर दो या झांसी तबाह हो जाएगी। पर रानी ने झुकने से इनकार कर दिया। 2 हफ्तों तक झांसी की सेना ने शहर को बचाए रखा, भयंकर बमबारी का सामना किया। लेकिन जब लगा कि अब हार तय है, तो रानी ने एक बहुत ही साहसी कदम उठाया। वो अपने बेटे को लेकर रात के अंधेरे में किले से निकल भागीं। और इस मुश्किल सफर में उनका साथी बना उनका प्यारा घोड़ा बादल। बादल सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उनका हमराज था, जंग में उनका पार्टनर था।
कह सकते हैं कि बादल रानी की हिम्मत का ही एक प्रतीक था। रानी की बहादुरी की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन इस जंग की एक मानवीय कीमत भी थी। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और इसे देखते हैं उनके छोटे बेटे दामोदर राव की नज़रों से। ये जो झांसी का किला है ना, ये दामोदर राव का घर हुआ करता था। एक ऐसा घर जिसे छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसकी सारी यादें इसी जगह से जुड़ी थी। अपनी माँ की शहादत के बाद दामोदर राव की जिंदगी बहुत मुश्किलों में गुजरी। उन्होंने अपनी यादों में एक बहुत ही दर्दनाक बात लिखी है। मुझे वो 2 कंगन बेचने पड़े जो माँ साहेब के थे। मेरे पास उनकी बस वही आखिरी निशानी बची थी और अब वो भी नहीं रही। सोचिए, अपनी माँ की आखिरी याद को भी बेच देना कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी। दामोदर राव की कहानी अफसोस की बात है कि इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। उन्हें अपनी 7 लाख रुपए की विरासत कभी वापस नहीं मिली। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में एक छोटी सी पेंशन पर इंदौर में गुजार दी और 1906 में गुमनामी में ही उनकी मौत हो गई। तो ये थी दामोदर राव की कहानी। अब वापस चलते हैं रानी लक्ष्मीबाई की तरफ, उनकी आखिरी लड़ाई पर, और देखते हैं कि कैसे उनकी शहादत ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक अमर प्रतीक बना दिया। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन अंग्रेज जनरल ह्यू रोज के हैं। उसने लिखा था कि रानी देखने में सुंदर, चालाक और बहुत खूबसूरत थीं और सारे भारतीय नेताओं में सबसे ज्यादा खतरनाक भी। अब जरा सोचिए, दुश्मन भी अगर आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए तो आपकी शख्सियत क्या रही होगी। और उनकी ये विरासत आज भी जिंदा है। एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर है और दूसरी तरफ आज़ाद भारत की सेना की रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। उनका नाम आज भी देश की बेटियों को प्रेरित करता है। आज पूरे भारत में रानी लक्ष्मीबाई को बहुत सम्मान से याद किया जाता है। ग्वालियर में उनकी समाधि एक तरह से राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। इंडियन नेशनल आर्मी की पहली ऑल फीमेल यूनिट का नाम भी रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ही रखा गया था। अनगिनत यूनिवर्सिटीज, पार्क और संस्थाएं उनके नाम पर हैं। वो आज भी वीरता और प्रतिरोध की सबसे बड़ी मिसाल हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी गाथा की असली शक्ति जीत या हार में होती है, या फिर उस हिम्मत में होती है जो सही के लिए लड़ने से आती है, भले ही अंजाम कुछ भी हो? रानी लक्ष्मीबाई की विरासत शायद हमें यही सिखाती है।